हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द क्लैन। मूवी की शुरुआत में हम एक नॉर्मल सी दिखने वाली फैमिली को देखते हैं। तभी अचानक वहां FBI आकर उस पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है और बस इतना दिखाते ही मूवी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में। इधर हम मार्कस नाम के एक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफिसर को देखते हैं। मार्कस को आज उसके गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर किया जा रहा था और इसलिए सभी मार्कस से हाथ मिला रहे थे। मार्कस का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स एक बहुत ही बेहतरीन रग्बी प्लेयर है और एलेक्स की वजह से उसकी हारती टीम अक्सर मैच जीत जाती है। आगे एलेक्स की जीत की खुशी में कुछ लोग छोटे से रेस्टोरेंट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी पार्टी के बीच एलेक्स की मुलाकात रिकार्डो नाम के बंदे से होती है। रिकार्डो एलेक्स का बहुत बड़ा फैन था और उसे एलेक्स की हर बात पसंद थी। एक दिन रिकार्डो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे सामने से एलेक्स आता हुआ दिखता है। एलेक्स बताता है कि रास्ते के बीच ही मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो इसे सुन रिकार्डो एलेक्स को अपनी गाड़ी के अंदर बुलाकर उसे लिफ्ट देता है और एलेक्स को रिकार्डो को कहाँ मुड़ना है इसका रास्ता बताने लगता है कि तभी सामने से कुछ लोग आकर एलेक्स और रिकार्डो को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ ये लोग रिकार्डो को डिक्की में बंद कर देते हैं। वहीं एलेक्स फ्रंट सीट में बैठा होता है और तभी हमें पता चलता है कि इस किडनैपिंग में एलेक्स खुद शामिल था और ये सब एलेक्स ने अपने डैड मार्कस के कहने पर किया था। इतना दिखाते ही ये सीन यहीं डिम होता है और आगे हम देखते हैं कि मार्कस का परिवार बहुत बड़ा था। इसमें उसकी वाइफ और 5 बच्चे थे। मार्कस इन सभी को ऐसा एहसास करवाता था कि वो किडनैपिंग और सारे इलीगल काम उन्हीं लोगों के खर्चे और समाज में स्टेटस मेंटेन करने के लिए करता है। दरअसल मार्कस को रिटायरमेंट के बाद एक छोटी सी दुकान लॉट हुई थी, लेकिन उस दुकान से इनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी। आगे उसी दिन मार्कस रिकार्डो के पेरेंट्स को फोन बूथ से कॉल करके कहता है, रिकार्डो मेरी गिरफ्त में है। अगर तुम्हें रिकार्डो को सही सलामत देखना है तो $5 मिलियन कहीं से भी इंतजाम करो। और हाँ, याद रहे, अगर तुमने पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो इससे पहले पुलिस मुझे पकड़ पाए उससे पहले ही मैं रिकार्डो को खत्म कर चुका हूँगा। तो रिकार्डो के पेरेंट्स कहते हैं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस पहले हमें ऐसा कोई प्रूफ भेजे जिससे पता चले कि हमारा बेटा रिकार्डो जिंदा है। तो मार्कस प्रूफ देने मान जाता है। आगे मार्कस अपने घर पहुंचता है तो यहाँ हम देखते हैं कि ना सिर्फ मार्कस बल्कि उसकी पूरी फैमिली इस तरह से रिलैक्स थी जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। जबकि मार्कस की डॉटर का जिस तरफ कमरा था उसी के ठीक नेक्स्ट डोर वाले कमरे में उन्होंने रिकार्डो को किडनैप करके रख रखा था। यहाँ मार्कस रिकार्डो से जबरदस्ती उसकी हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखवाता है। इसमें वो लिख कर देता है, मॉम और डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फौरन इन्हें वो पैसे दे दें जिनकी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। तो अगली सुबह जब रिकार्डो के डैड को ये लेटर मिलता है तो वे फौरन किडनैपर को पैसे देने मान जाते हैं और अगले दिन रिकार्डो के डैड मार्कस की बताई हुई जगह पर आकर चुपके से $5 मिलियन का बैग नीचे रख देते हैं। वहीं मार्कस ये सब दूर से अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहा होता है। तभी रिकार्डो के डैड के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद उधर मार्कस का एक साथी आकर उन पैसों को उठाकर ले जाता है। आगे किडनैपिंग के पैसे मिलते ही मार्कस के साथी रिकार्डो को उठाकर फिर से डिक्की के अंदर डालकर वहां से चले जाते हैं। इधर एलेक्स को लगता है कि ये लोग रिकार्डो को सही सलामत उसके घर वापस छोड़ देंगे, लेकिन उसी शाम जब एलेक्स अपने स्पोर्ट्स क्लब में पहुंचता है तो उसे देखने मिलता है कि उसकी टीम किसी बात को लेकर काफी परेशान थी। तभी टीम वाले बताते हैं कि पुलिस को आज दोपहर के वक्त रिकार्डो की लाश अबेंडेंट हाउस के पास पड़ी मिली। उसे उसके किडनैपर ने 3 गोलियों से शूट करके मार डाला था। मतलब एलेक्स के फादर ने पैसे लेने के बाद भी रिकार्डो की हत्या कर दी। इस बात को सुनकर एलेक्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। आगे रात में एलेक्स अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है, लेकिन यहाँ मार्कस नोटिस करता है कि एलेक्स काफी दुखी सा लग रहा था। एलेक्स के इस तरह दुखी होने का कारण मार्कस को समझ आ जाता है और इसलिए मार्कस एलेक्स के पास जाकर कहता है, मुझे पता है कि तुम रिकार्डो की मौत से दुखी हो, लेकिन मेरा यकीन करो ऐसा करना जरूरी था। दरअसल हमारे साथ रहते हुए रिकार्डो को हमारे बारे में पता चल गया था, इसलिए रिकार्डो मुझे धमकाने लगा था कि वो बाहर छूटते ही उनकी फैमिली की असलियत सबको बता देगा। जरा सोचो, अगर मैं उसे नहीं मारता तो तुम्हारा रग्बी प्लेयर बनने का सपना हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाता। इस बात को सुनकर एलेक्स को लगता है कि मार्कस ने ये सब कुछ उसके लिए किया था। अब
अब मूवी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि मार्कस की फैमिली ने एक पार्टी अरेंज की थी। दरअसल मार्कस ने अपनी शॉप को काफी एक्सपेंड कर दिया था और अब इनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी सुधर चुका था, यानी इस मुकाम में मार्कस को किडनैपिंग का काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मार्कस को किडनैपिंग के बगैर एक खालीपन का एहसास होता था क्योंकि उसकी जिंदगी काफी बोरिंग थी। इसलिए मार्कस फिर से उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ अगली किडनैपिंग अंजाम देता है। मार्कस की हर किडनैपिंग लगभग सेम तरह से होती थी। सबसे पहले मार्कस एलेक्स के थ्रू अपने विक्टिम के साथ पहचान बनाता था और फिर उन्हें किडनैप करके उन्हें अपने घर में रखकर उनसे जबरदस्ती एक लेटर लिखवाता था, जिसके बाद लेटर के मिलते ही विक्टिम्स के परिवार वाले मार्कस की बताई जगह पर पैसा रखकर चले जाते थे। लेकिन पैसे मिलते ही मार्कस और उसके साथी विक्टिम को किसी रिमोट एरिया में ले जाकर खत्म कर देते थे ताकि ये लोग कभी ना पकड़े जाएं। इस काम से मार्कस के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे और यही चीज एलेक्स नोटिस करता है। दरअसल एलेक्स इस काम में मार्कस की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन एलेक्स की खुद की जिंदगी थी, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिस वजह से उसके खर्चे काफी ज्यादा थे और इसलिए एलेक्स को जबरदस्ती अपने डैड मार्कस के लिए काम करना पड़ता था। आगे एक दिन मार्कस जेल में किसी से मिलने जाता है। दरअसल इस जेल में मार्कस का एक पुराना दोस्त अल्फ्रेडो पकड़ा गया था। अल्फ्रेडो किसी वक्त आर्मी में काम करता था, लेकिन रिटायर के बाद उसने भी अपने टाउन में मार्कस की तरह लोगों को किडनैप करने का काम शुरू कर दिया। यहाँ अल्फ्रेडो मार्कस को बताता है कि मार्कस को भी किडनैपिंग का काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब गवर्नमेंट पूरी तरह बदल चुकी है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मार्कस अभी तक इतने सारे लोगों को इसलिए आसानी से मार पा रहा था क्योंकि अर्जेंटीना में अभी तक मिलिट्री रूल का चलन था और क्योंकि मार्कस और उसका दोस्त अल्फ्रेडो मिलिट्री से जुड़े हुए थे इसलिए उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन देती थी, यानी उन पर कोई इंक्वायरी आसानी से नहीं बिठाई जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे अर्जेंटीना के सिटीजन्स ने डेमोक्रेसी रूल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और इसलिए डेमोक्रेसी अर्जेंटीना के हर एक इलाके में अपने पैर पसार रही थी। लेकिन अल्फ्रेडो की बातों से मार्कस को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्कस का स्वभाव एक जिद्दी किस्म का था। अगले दिन मार्कस अपने बेटे एलेक्स के साथ शू शॉप की दुकान में जाता है। तभी उधर शू शॉप का मालिक फ्रेड आता है और एलेक्स को पहचान कर कहता है, तुम टाउन के वही फेमस रग्बी प्लेयर एलेक्स हो ना? तो एलेक्स उससे हाथ मिलाता है और अब मार्कस फ्रेड से भी बातें करने लगता है। मार्कस के लिए उसके बेटे का पॉपुलर होना एक प्लस पॉइंट था, इससे वो आसानी से अपने विक्टिम्स ढूंढ लेता था। उसी शाम एलेक्स अपने छोटे भाई मिगेल को एयरपोर्ट से सी ऑफ करने जाता है क्योंकि मिगेल अपने पहले स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए जा रहा था। यहाँ एलेक्स को लगता है कि टूर्नामेंट की वजह से मिगेल थोड़ा सहमा हुआ है। तभी मिगेल एलेक्स को गले लगाता है। एलेक्स कहता है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे हम जन्मों के लिए बिछड़ रहे हैं? तब मिगेल कहता है, एलेक्स, मैं कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला क्योंकि मुझे पता है हमारे डैड एक किडनैपर हैं और किसी न किसी दिन वह जरूर पकड़े जाएंगे और अगर वह पकड़े नहीं गए तो वह मुझे भी इस काम में ढकेलने की कोशिश करेंगे। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं उनसे और तुम लोगों से हमेशा के लिए अलग हो जाऊं। एलेक्स कहता है, ऐसा मत करो, लेकिन मिगेल अपना इरादा बना चुका था और इधर मिगेल एलेक्स से भी कहता है कि वो भी डैड के इस काम को छोड़ दे और कोई ढंग की नौकरी ढूंढे। ऐसा कहकर मिगेल वहां से चला जाता है और एलेक्स वहीं खड़ा रहकर उसे देखता रहता है। आगे हम देखते हैं कि मिगेल की बातों का एलेक्स को कहीं ना कहीं असर होने लगा था और इसलिए जब मार्कस एलेक्स से उसके साथ अगली किडनैपिंग डिस्कस करती हैं जो शॉप के मालिक फ्रेड की होने वाली थी, तो एलेक्स उनके साथ आने से मना कर देता है। मार्कस कहता है, अगर तुम नहीं आओगे तो पूरी प्लानिंग बिगड़ सकती है, लेकिन एलेक्स मार्कस को साफ मना कर देता है और तब मार्कस गुस्से से उठकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन ठीक रिकार्डो की तरह जब शॉप ओनर फ्रेड गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, तभी मार्कस वहां आकर फ्रेड को गाड़ी खराब होने का बहाना बताते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। यहाँ मार्कस के साथ साथ उसका एक दोस्त भी था जो बैक सीट में बैठा हुआ था। अब प्लान के मुताबिक मार्कस के बाकी साथी बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मार्कस की किडनैपिंग करने का ट्राई करती हैं। लेकिन इस दौरान मार्कस के जिस साथी ने पीछे से फ्रेड का मुंह पकड़ा होता है, उसके ज्यादा दबाव की वजह से फ्रेड की गाड़ी में ही मौत हो जाती है। इससे मार्कस का पूरा प्लान बेकार हो जाता है और अब मार्कस उस गाड़ी से अपने फिंगरप्रिंट्स क्लियर करके अपने साथी को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। वापस आकर मार्कस अपनी शॉप में जाता है और एलेक्स को बहुत मारता है
क्योंकि सिर्फ एलेक्स के मौजूद ना होने की वजह से पूरा प्लान एंड टाइम में फिर से बनाना पड़ा, जिस वजह से प्लान बर्बाद हो गया। अब मूवी 1 साल आगे बढ़ती है और अब एलेक्स का भाई मिगेल, जो एलेक्स से कहकर गया था कि कभी वापस नहीं लौटेगा, वो मोटा होकर वापस लौट आता है और 1 साल बाद आने पर भी मार्कस उसका दिल से स्वागत करते हैं। आगे जब पूरी फैमिली डिनर कर रही थी तभी एलेक्स नोटिस करता है कि मिगेल पिछले 1 साल के अंदर काफी गिरा हुआ आदमी बन गया था और अब उसके अंदर कोई शर्म नहीं थी और शायद इसलिए मिगेल अपना इरादा बदल कर वापस इधर लौट आया। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स की जगह मिगेल ने अपने फादर मार्कस के साथ किडनैपिंग करनी शुरू कर दी थी। यहाँ मिगेल मार्कस के साथ मिलकर एक ओल्ड लेडी को किडनैप करता है और फिर ये लोग उस लेडी को अपने घर लाकर वहाँ के एक छोटे से बेसमेंट में बंद कर देती हैं। लेकिन अगले दिन जब मार्कस उस लेडी के बेटे को कॉल करके उससे पैसों की डिमांड करता है तो उसके बेटे को अपने माँ के गायब हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा उसका कहना था, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम चाहो तो उन्हें हमेशा के लिए रख सकते हो। इस बात को सुन मार्कस फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। आगे उसी रात मार्कस को उसके कांटेक्ट के मिलिट्री ऑफिसर का कॉल आता है और वो ऑफिसर मार्कस को बताता है कि कई लोगों ने तुम्हारी गाड़ी को उस घटना स्थल में देखा है जहां पर किडनैप विक्टिम आखिरी बार गुजरे थे, इसलिए तुम पुलिस की नजरों में प्राइम सस्पेक्ट हो और अब से तुम्हें मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। इसे सुन मार्कस को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब थोड़ा समय बीतता है और अब तक मार्कस को फिरौती का एक भी पैसा नहीं मिला था और न ही मार्कस को मिलिट्री का साथ था, इसलिए मार्कस ने तब से कोई किडनैपिंग भी नहीं की। मगर अब मार्कस मिगेल के साथ चोरी का प्लान बनाता है। इसके लिए दोनों बाप बेटे किसी आदमी की उसकी शॉप से जाने का वेट करते हैं और जैसे ही वो आदमी वहां से जाता है वैसे ही मिगेल उसके शॉप के अंदर चोरी करने घुस जाता है और मार्कस गाड़ी के पास रहकर उसका इंतजार करता है। तभी एक आदमी मार्कस के पास आकर कहता है, तुम पकड़े गए हो। इसे सुन मार्कस को कुछ समझ नहीं आता। तभी मिगेल पैसे चुराकर शॉप से बाहर निकलता है, मगर वैसे ही वहाँ मिगेल को कई सारे लोग पकड़ लेते हैं और यहाँ पुलिस पहले से ही तैनात होती है। दरअसल पुलिस को मार्कस पर शक हो चुका था, इसलिए पुलिस मार्कस के हर कदम पर नजर रख रही थी, जिस कारण मार्कस और मिगेल इधर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम मार्कस के घर पर छापा मारकर उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स को पकड़ लेती है और यहाँ सबूत के तौर पर बेसमेंट के कमरे से वो लेडी इन्हें मिलती है जिसे मिगेल और मार्कस ने आखिरी बार किडनैप किया था। इस लेडी को बचा लिया जाता है। वहीं मार्कस के बाकी परिवार वालों को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। आगे जेल में मार्कस से मिलने उसका डिफेंस लॉयर आता है। लॉयर मार्कस से कहता है, पुलिस को वो फोन रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें तुम विक्टिम से फिरौती के पैसे मांगते थे और उसमें तुम्हारी आवाज डिट्टो मैच हो रही है। वहीं तुम्हारे साथी जो हर क्राइम में तुम्हारा साथ देते थे, उन्होंने भी ये गवाही दी है कि तुम उनके किडनैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेन बॉस थे। लॉयर आगे कहता है, तुम्हारे खिलाफ हमें भर भर के सबूत मिले हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली के खिलाफ हमें कोई ढंग का सबूत नहीं मिला। इसलिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम सारा गुनाह अपने सर पर ले लो कि तुम ये सारा काम अपनी फैमिली से छिपते हुए करते थे और इसमें तुम्हारी फैमिली का कोई हाथ नहीं था। लेकिन यहाँ खुद को फैमिली मैन दिखाने वाला मार्कस कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा और तुम देखना मैं खुद की फैमिली पर सारा इल्जाम डालकर खुद को कैसे नॉन गिल्टी करार करता हूँ। आगे मार्कस जेल के सेल में बंद होता है। तभी वो अपने बेटे एलेक्स को थोड़ी देर की परमिशन लेकर अपने सेल में बुलाता है और यहाँ एलेक्स से बातें करते हुए मार्कस जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और एलेक्स मार्कस को मारने लगता है। इससे मार्कस को काफी चोटें लग गई थी। तभी जेल के गार्ड्स आकर एलेक्स को वहां से ले जाती हैं। यहाँ मार्कस जानबूझकर एलेक्स के हाथों जख्मी हुआ था ताकि कोर्ट में साबित कर सके कि वो सारी किडनैपिंग अपने बेटे के गुस्से से बचने के लिए करता था। आगे इन दोनों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जाता है। तभी एलेक्स को समझ आने लगता है कि उसका डैड मार्कस अपने चेहरे के घाव दिखाकर कोर्ट में सिंपैथी बटोरेगा और खुद को केस का विक्टिम दिखाएगा। इसे देख एलेक्स को बहुत घुटन होती है। उसे रियलाइज होने लगता है कि उसके सामने एक सुनहरा भविष्य था। वो चाहता तो फेमस रग्बी प्लेयर बनता, लेकिन उसकी लाइफ उसने बर्बाद कर दी। इसलिए एलेक्स भागकर छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है। लेकिन एंड क्रेडिट में बताया जाता है कि एलेक्स इस सुसाइड अटेम्प्ट के बावजूद बच गया था और नॉन गिल्टी करार होने की वजह से उसे जेल से रिहाई मिल गई थी।
वहीं एलेक्स का भाई मिगेल क्योंकि रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए उसे 12 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन मिगेल सजा पूरी करने से पहले ही जेल से भाग निकला और ऐसी अफवाह थी कि मिगेल ने न्यूजीलैंड या ब्राजील या फिर ऑस्ट्रेलिया में छिपकर अपनी पूरी जिंदगी काटी थी। वहीं मिगेल की बहन और मॉम को भी नॉन गिल्टी करार किया गया क्योंकि इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगे। और सबसे आखिर में मार्कस को काफी लंबी जेल इम्प्रिजनमेंट मिली। इस सजा के वक्त मार्कस ने जेल में रहते हुए लॉ की कई सारी किताबों को पढ़ा और जेल से बाहर आते ही वो एक बहुत फेमस लॉयर भी बन गया। लेकिन जब मार्कस की मौत हुई तो उसके फ्यूनरल में कोई नहीं आया और गवर्नमेंट को मार्कस का अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें पता चलता है कि जो रियल लाइफ में मार्कस था वो बहुत ज्यादा सेल्फिश मगर स्मार्ट था। वो चाहता तो अपने तेज दिमाग की वजह से दुनिया की भलाई कर सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना और अंत में उसके साथ वही हुआ जो वो डिजर्व करता था। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।